इससे बुरा दिन नहीं हो सकता था जब ये ओवरसाइज्ड मुर्गे यहीं पर अटैक करने आ गए। ये बेकाबू मुर्गे, जिनका नाम बेल्टोस है, दिखने में तो खतरनाक जानवर हैं, लेकिन पूरे झुंड को हमारे लड़के ने बिना किसी तकलीफ के मौत के घाट उतार दिया। जो अवेकनर्स इन मुर्गों को संभालने वाले थे, वो बस वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह से हैरान कि आखिर इन पर यह क्या गिरा। उनकी समझ के हिसाब से शायद कोई दूसरा अवेकनर सीक्रेटली भेजा गया होगा जिसने इन मॉन्स्टर्स को निपटा दिया। लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि कोई एक इंसान कैसे पूरे झुंड को बिना सामने आए एक झटके में खत्म कर सकता है। आखिर इस देश में ऐसा टैलेंट किसके पास है जो इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक झटके में उड़ा दे। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो मिस्ट्री बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना लड़का कैंग शाओल है, उस छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक जो बस उसी एरिया में था जहां ये पंखों वाले पागल अटैक करने आ गए थे। वैसे तो वो ऐसे झमेलों से दूर ही रहता है, लेकिन चूंकि बेल्टो का मीट दुनिया का सबसे टेस्टी और जूसी स्टेक बनता है, तो भाई साहब खुद को रोक नहीं पाया। उसने वो मॉन्स्टर्स काटे और किचन के लिए एक बढ़िया मीट का टुकड़ा भी ले आया। जैसे ही वो ताज़ा मीट से कोई नया डिश बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी कोई वहां आ जाता है। पता चलता है कि ये बंदा अवेकनर एसोसिएशन से है और खास तौर पर हमारे लड़के का हालचाल लेने आया है। दरअसल एसोसिएशन वाला ये देखने आया था कि बेल्टो अटैक के बाद सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। खैर, हमारा बंदा तो एकदम मस्त है, और अगर सच बोलें तो उसके लिए तो ये सब नॉर्मल है, बस एक और आम ट्यूसडे जैसा। एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव ये सुनकर चैन की सांस लेता है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग पहले ही इलाके से बाहर जा चुके थे, और जब नुकसान भी ना के बराबर हो तो ये तो हर तरफ से अच्छी खबर ही हुई। अचानक उस बंदे की नाक फड़कती है जब उसे कैंग के छोटे से क्यूट डाइनिंग प्लेस से आती जबरदस्त खुशबू महसूस होती है। इतनी लाजवाब महक है कि एसोसिएशन वाला खुद को रोक नहीं पाता। सोचता है कि अगर रेस्टोरेंट खुला है तो क्यों ना एक बाइट ले ली जाए। हमारा लड़का भी किसी कस्टमर को मना नहीं कर सकता, या शायद कर सकता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी नजर सबसे पहले रेस्टोरेंट की सफाई और अरेंजमेंट पर जाती है। बिल्कुल किसी हॉलीवुड ड्रामा के सेट जैसा माहौल। वो बड़ी कंफर्ट से बैठ जाता है और ऑर्डर देने से पहले मेन्यू देखने की जिद करता है। लेकिन उसे ये जानकर झटका लगता है कि कैंग के रेस्टोरेंट में कोई मेन्यू होता ही नहीं। खाना पूरी तरह उस दिन की अवेलेबल चीजों पर डिपेंड करता है। एक तरह से डेली स्पेशल होता है, और आज का स्पेशल है बेल्टो स्टेक। जैसे ही बेल्टो का नाम आता है, एसोसिएशन वाला एकदम अलर्ट हो जाता है। आखिर ये वही बड़े बड़े परिंदे थे जिन्होंने कुछ देर पहले इस एरिया पर हमला किया था। सारा क्रेडिट तो जाता है ग्रेट मास्टर गामू को, जिन्होंने 10 में से 10 को एक झटके में खत्म कर दिया। कैंग इस बारे में कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सिर हिलाता है और उस बहादुर फाइटर को थैंक यू बोल देता है जिसने इस मुसीबत को खत्म किया। वो बेल्टो भले ही देखने में खौफनाक हों, लेकिन जब उन्हें परफेक्टली ग्रिल किया जाए तो टेस्ट में भी उतने ही जबरदस्त होते हैं। कैंग को पूरा यकीन है कि उसके कस्टमर्स को ये स्टेक जरूर पसंद आएगा। स्टेक का नाम सुनते ही बेचारा कस्टमर थोड़ा घबरा जाता है। आखिर स्टेक्स आमतौर पर काफी महंगे होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका वॉलेट इस लाजवाब डिश के लिए रेडी है या नहीं। इधर हमारा बंदा चुपचाप अपना क्लीवर उठाता है और एकदम बराबर साइज में स्टेक्स के स्लाइस काटता है। वो उन्हें सिर्फ नमक और काली मिर्च से सीजन करता है, सिंपल रखता है ताकि असली फ्लेवर खुद मीठ ही दिखा दे। जब तक वो ये लाजवाब डिश तैयार कर रहा होता है, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और हमारे लड़के की कहानी पर नजर डालते हैं। करीब 30 साल पहले कैंग की आंख एक ऐसी दुनिया में खुली जो बिल्कुल अलग थी। एक श्रापित जगह जहां सड़कों पर ड्रैगन और मांस खाने वाले भयंकर मॉन्स्टर्स घूमते थे। शुरुआत में तो सरवाइव करना किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उसे ऐसी जबरदस्त ताकत मिली कि ड्रैगन तक पसीना पसीना हो जाए, और फिर एक दिन उसने खुद डेमन किंग को भी हरा दिया। उसी जीत के इनाम में उसे वापस धरती पर लौटने का मौका मिला। लेकिन अफसोस, जब वो लौटा तो ये धरती वैसी नहीं रही थी जैसी उसने छोड़ी थी। जब तक वो वापस आया, तब तक ये दुनिया भी खूंखार मॉन्स्टर्स से भर चुकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में एक सपना था, रिटायरमेंट का, एक शांत सुकून भरी जिंदगी का। 30 साल लगातार मॉन्स्टर्स और उस कमबख्त डेमन किंग से लड़ने के बाद अब वो बस चैन चाहता था। ना और लड़ाई, ना और खून खराबा,
खुशकिस्मती से मॉन्स्टर अटैक ने कुछ नया ट्रिगर कर दिया। अब आम लोग भी अपनी खुद की ताकतें जागरूक करने लगे। यही बन गया इंसानियत के काउंटर अटैक की शुरुआत। नए जगह जगह से उठते अवेकनर्स ने दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली और कैंग के लिए अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं रहा। उसने एक रेस्टोरेंट खोला, शेफ बन गया और फैसला कर लिया कि अब से उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, बेमिसाल खाना बनाना। जैसे ही मैं तुम्हें ये सारी बैक स्टोरी सुना रहा था, वैसे ही बेल्टो स्टेक आखिरकार सर्व होने के लिए तैयार हो जाता है। खाना दिखने में इतना लाजवाब लग रहा है कि जो बंदा इसे खाने वाला है उसकी तो मुंह से लार टपकने लगी है। भाई को तो खुद नहीं पता था कि उसे आज इतना तगड़ा ट्रीट मिलने वाला है। सिर्फ खाना देखकर ही उसकी भूख और बढ़ गई है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए एक बाइट लेता है और जैसे ही फ्लेवर उसकी जुबान से टकराता है, उसकी आंखें हैरानी से फट जाती हैं। मीट एकदम जूसी है, मसाले और खट्टेपन का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि टेस्ट सीधे दिल तक उतर रहा है। और हाँ, जिस बेल्टो ने उसे पूरे दिन दौड़ाया था, अब वही उसका मूड ठीक कर रहा है। ये तो आयरनी ही बन गई। वो खुद को सेकंड बाइट लेने से रोक ही नहीं पा रहा और देखते ही देखते एक के बाद एक पीस खा जाता है, जब तक कि पूरी प्लेट एकदम साफ नहीं हो जाती। अब जब पेट भर चुका है और उसने स्वाद का पूरा मजा ले लिया, तो बारी आती है बिल चुकाने की। लेकिन किस्मत वाला है ये बंदा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में पहली बार आने वाले कस्टमर से पैसे नहीं लिए जाते। ये सुनकर तो एसोसिएशन वाला बंदा एकदम हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने 5 स्टार लेवल का खाना फ्री में खा लिया। उसकी सारी थकान गायब हो जाती है और वो खुद को एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करता है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलने के बाद अब तो वो सोच रहा है कि इस छोटे से रेस्टोरेंट में और भी यादें बनाई जाएं। लेकिन फिर भी वो जिद करता है कि उसे इस बढ़िया अनुभव के लिए कुछ न कुछ पे करना ही है। जब वो मानता ही नहीं तो कैंग आखिरकार $10 या $1 लेने के लिए तैयार हो जाता है। सूट वाला बंदा खुशी खुशी पेमेंट करता है और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करता है कि कैंग अपना ख्याल रखे। ऐसे टाइम में जहां हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, नॉन अवेकनर्स के लिए बाहर रहना खतरनाक है। सावधानी के तौर पर वो कैंग को कहता है कि अगर कोई भी खतरा महसूस हो तो तुरंत इलाका खाली कर दे। साथ ही वो उसे अपना बिजनेस कार्ड भी थमा देता है, ताकि अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो कैंग बेझिझक कॉल कर सके। कुछ साल पहले ये इलाका तो एकदम वीरान पड़ा था, लेकिन अब यहाँ कैफे, बार और मार्केट जैसी चीजें फिर से चलने लगी हैं। ये देखकर अच्छा लगता है। जाते जाते वो इस गोल्डन शेफ को याद दिलाता है कि अगर जरूरत पड़े तो बस एक कॉल की दूरी है। जैसे ही वो आदमी बाहर निकलता है, कैंग वहीं खड़ा सोचने लगता है कि आज का दौर वाकई में नॉन अवेकनर्स के लिए कितना मुश्किल है। और शायद इसलिए उसे ऐसे लोगों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, जैसे कि ये एसोसिएशन वाला, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। कैंग फिर खुद अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है और जैसे ही वो पहला बाइट लेता है, एकदम तसल्ली से सिर हिलाता है, फ्लेवर से पूरी तरह खुश। रात धीरे धीरे उतर रही है और हमारा बंदा अब दिन खत्म करने वाला है, क्योंकि आज का दिन काफी स्मूथ बीता। लेकिन दुकान बंद करने से पहले उसे याद आता है कि बेल्टो के जो अंडे उसने पहले लाए थे, उनसे कुछ स्नैक्स बना ही लेता है। अब वो सोच ही रहा होता है कि ऐसा कौन सा डिश बनाए जिससे इस खास अंडे का फ्लेवर अच्छे से निकले। तभी दरवाजा एकदम से धड़ाम से खुलता है। एक बंदा अंदर घुसता है, न तमीज न मन्नर्स, और सीधा कैंग पर चिल्लाने लगता है। हमारा लड़का तो एकदम कंफ्यूज है कि भाई ये बंदा है कौन और चाहता क्या है। जितनी बातें उस गुस्सैल की बकबक से समझ आती हैं, उससे तो इतना साफ है कि ये कोई चीज मांगने आया है, जो शायद उसका कहना है कि उसकी है। अब जो भी ये सीन है, इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं, कुछ घंटे पीछे चलते हैं। सोडोमिन के ट्रेडिशनल मार्केट में ढेर सारे पैडलर अपने सामान बेचने में लगे हुए हैं। इसी भीड़भाड़ में हमारा लड़का दिखता है, जो अलग अलग स्टॉल्स पर घूम रहा है ताज़ा इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए। जब से मॉन्स्टर्स का अटैक शुरू हुआ है, तब से तो मवेशी और सब्जियां मिलना भी मुश्किल हो गया है, इसीलिए अब तो बेसिक सामान भी खोजने में मेहनत लगती है। अब इंसानों के पास कोई और चारा नहीं बचा। उन्हें अपनी फूड नीड्स पूरी करने के लिए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने ही पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मॉन्स्टर मीट को अपनी डाइट में शामिल करने से हिचकिचाते हैं। धीरे धीरे मगर लोग इस आइडिया को अपनाने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये मॉन्स्टर मीट उम्मीद से कहीं ज्यादा टेस्टी होता है, या फिर इसलिए क्योंकि ये बहुत सस्ता है। जो भी हो,
जो लोग अभी भी मॉन्स्टर मीट से दूर भागते हैं वो लैब ग्रोन खाना और आर्टिफिशियल सब्जियों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन असली मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट्स के फ्लेवर को कोई चीज मात नहीं दे सकती, और इसी वजह से सोडोमिन मॉन्स्टर मार्केट की पॉपुलैरिटी एकदम बूम पर है, क्योंकि यहाँ हर तरह के मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। एक पेडलर कुछ ताजे बेल्टो अंडे बेच रहा होता है, हालांकि वो खुद भी 100% श्योर नहीं होता कि ये वाकई बेल्टो के अंडे हैं, क्योंकि अलग अलग मॉन्स्टर्स के अंडे अक्सर काफी एक जैसे दिखते हैं। अवेकनर्स एसोसिएशन की जांच के हिसाब से तो इन्हें बेल्टो अंडे की कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन कैंग बिना खुद चेक किए कुछ नहीं खरीदता। वो अपनी एक खास एबिलिटी यूज करता है, डिटेक्ट आइज। ये स्किल उसने उस सिल्वर ड्रैगन केन से चुराई थी जो उसके पिछले वर्ल्ड के नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का राजा था। इस एबिलिटी से वो किसी भी टारगेट की पूरी स्टैट्स और इन्फो देख सकता है। ये स्किल उसे तब मिली थी जब वो डेमन किंग का पीछा कर रहा था, और आज तक ये उसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्टिफैक्ट है। जैसे ही वो स्किल एक्टिव करता है, एक के बाद एक नोटिफिकेशंस पॉप अप होने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि सिर्फ एक अंडा ही असली बेल्टो का है, बाकी सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स के हैं। इसी स्किल की वजह से अब वो इन चालाक पेडलर्स के झूठ को साफ साफ पकड़ सकता है, जो घटिया क्वालिटी की चीजों को प्रीमियम बताकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कैंग अंडे खरीदने का काम खत्म करता है, एक अंडा उसकी नजर खींच लेता है, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट उस अंडे के बारे में कोई भी जानकारी दिखाने में फेल हो जाता है। इस अजीब सी रहस्यमयी बात को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि ये वाला अंडा भी खरीद ही लेना चाहिए, कुछ तो खास है इसमें। घर वापस आते ही वो एक बेल्टो अंडा फोड़ता है और तुरंत उसे पकाना शुरू कर देता है। बनता है एक स्वादिष्ट बेल्टो स्क्रैम्बल्ड एग। उसकी खुशबू और टेस्ट इतने रिच होते हैं कि कैंग को पुराने दिन याद आ जाते हैं, वो रेयर मोमेंट्स जब अच्छा खाना एक लग्जरी हुआ करता था, और वो बैटलफील्ड पर अपने साथियों के साथ जो दोस्ती शेयर करता था। बेल्टो अंडे और कावहाल दूध के कॉम्बिनेशन से जो क्रीमी और सेवरी फ्लेवर निकलता है, वो उसकी जुबान पर जैसे जादू कर देता है, सॉफ्ट और पूरी तरह सेटिस्फाइंग। कैंग हर बाइट को आंखें बंद करके महसूस करता है, और उसे उन चेहरों की बहुत याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी उसकी अटेंशन वापस जाती है उस मिस्ट्री अंडे की ओर, वही अंडा जिसे उसका आर्टिफैक्ट अब तक नहीं पढ़ पाया। जितना कैंग को इस ड्रैगन वाले आर्टिफैक्ट के बारे में पता है, उसके मुताबिक ये आर्टिफैक्ट्स नेचुरली तब बनते हैं जब ड्रैगन्स अपनी पावर्स हासिल करते हैं। ड्रैगन्स छोटे मॉन्स्टर्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने ही जैसे ड्रैगन पर उनका कोई असर नहीं होता। शायद इसी वजह से डिटेक्ट आइज फेल हो गया, क्योंकि ये अंडा किसी ड्रैगन का ही है। भाई, इसे तो किस्मत ही कहेंगे कि कैंग को इतनी कीमती चीज यानी एक ड्रैगन का अंडा यूं ही मिल गया। जैसे ही वो सोचने लगता है कि इस अंडे से कौन सा डिश बनाया जाए, तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। वही लाल बालों वाला बंदा अंदर घुसता है, चिल्लाते हुए, और उस चीज की डिमांड करता है जो उसका बताया जा रहा है। कैंग तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक उस अंडे की तरह उसका आर्टिफैक्ट इस बंदे के बारे में भी कोई डिटेल नहीं दिखा रहा। अब तो साफ है, ये जो गुस्सैल आदमी है वो भी एक ड्रैगन ही है। जब कैंग शांत स्वर में उससे पूछता है, तो वो बंदा गुस्से में फट पड़ता है। उसकी आंखों में आग जलने लगती है, और वो चीख के पूछता है कि कैंग को उसकी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। कैंग उसे वार्न करता है कि थोड़ा शांत हो जाए, वरना फर्नीचर जल जाएगा, लेकिन वो ड्रैगन पहले जवाब मांगता है। कैंग, जो अपनी क्लीन रेस्टोरेंट को तबाह नहीं करना चाहता, बड़ी ही ठंडे दिमाग से बता देता है कि उसके पास डिटेक्ट आइज नाम का आर्टिफैक्ट है, जो किसी भी बीइंग की स्टैट्स दिखा सकता है, सिवाय ड्रैगन्स के। वो लाल बालों वाला ड्रैगन फिर से भड़क उठता है और कैंग से पूछता है कि इतनी रेयर आर्टिफैक्ट उसके पास आखिर आया कैसे। कैंग उम्मीद करता है कि शायद इस बंदे के पास भी डिटेक्ट आइज आर्टिफैक्ट हो। अगर ऐसा है तो उसे सब कुछ समझाना काफी आसान होगा। इस बीच वो ड्रैगन बंदा कैंग की शांति और कॉन्फिडेंस को देखकर खुद हैरान हो जाता है। उसके सामने एक नॉर्मल इंसान एक ड्रैगन की आंखों में आंख डालकर खड़ा है, और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी उसकी नजर जाती है कैंग के पास रखे एक नाइफ पर, जो असल में ब्लू ड्रैगन की स्केल्स से बना होता है। लेकिन कैंग उसे बस एक किचन नाइफ की तरह यूज करता है, और ऊपर से कटिंग बोर्ड, वो भी ड्रैगन की हड्डियों से बना है। ड्रैगन होने के नाते वो लाल बालों वाला बंदा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है।
अपने ही कबीले के पार्ट्स को किचन आइटम्स की तरह इस्तेमाल होते देखना उसके लिए बेहद अपमानजनक होता है। वो जोर से दहाड़ता है, उसकी आग और तेज हो जाती है, लेकिन कैंग बस थके हुए अंदाज में सांस छोड़ता है, जैसे बोल रहा हो अब ये झंझट भी झेलना पड़ेगा। ड्रैगन एक जबरदस्त नीली आग का गोला फेंकता है, लेकिन हमारा बंदा बिना घबराए पास में रखी एक फ्राइंग पैन उठाता है और पूरे होम रन स्टाइल में उस आग के गोले को हवा में उड़ा देता है। उसके बाद अपनी गॉड स्पीड का यूज करते हुए कैंग सीधे उस ड्रैगन के पास पहुंचता है और उसी पैन से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ देता है। उस एक झटके से ड्रैगन की दबी हुई यादें वापस आने लगती हैं। वही आवाज जो उसने पहले कभी सुनी थी दिमाग में गूंजती है। पिछले वर्ल्ड में कैंग एक बार उस ड्रैगन किंग के सामने आया था और उससे उसका आर्टिफैक्ट मांग लिया था। उसे डेमन किंग को हराना था और उसके पास बहस करने का टाइम नहीं था। तब ये लाल बालों वाला ड्रैगन सिर्फ एक बच्चा था और उसका बाप उस आर्टिफैक्ट का असली मालिक। जब उसके फादर ने देने से मना किया तो बेटे को समझ आ गया कि उनका अंजाम अब तय है, क्योंकि कैंग का नाम उस दुनिया में मीरोलियूस के नाम से जाना जाता था और उसका डर सबके दिलों में था। वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां कैंग अब ड्रैगन को सीधा ऑर्डर देता है, फर्श साफ कर वरना अगला थप्पड़ तेरे सिर पर पड़ेगा। थोड़े हिचकिचाते हुए वो ड्रैगन सच में एक मोप और बाल्टी उठाता है और जलने के निशानों को साफ करने लग जाता है। जब वो ड्रैगन का बच्चा जमीन की सफाई में जुटा होता है, कैंग उससे कैजुअली पूछता है, कहां से आया है तू? उसे ये जानने की दिलचस्पी होती है कि आखिर ये आग उगलता बंदा डिटेक्ट आइज आर्टिफैक्ट के बारे में इतना कुछ जानता कैसे है। जैसा कि हमने फ्लैशबैक में देखा था, ये बंदा असल में उस पुराने वर्ल्ड के इस्पान कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ था, वही जगह जहां हमारा बंदा डेमन किंग से भिड़ा था। अब पता चलता है कि ये ड्रैगन बंदा भी एक डायमेंशनल क्रैक के जरिए इस नई दुनिया में क्रैश कर आया है। कैंग को जब इस्पान का नाम सुनाई देता है तो कुछ पुरानी यादें दिल में दस्तक देने लगती हैं और फिर वो कनेक्ट कर लेता है कि हाल ही में जो अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं वो शायद उसी कॉन्टिनेंट से यहां पहुंच रहे हैं। कैंग फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है उस नाम से जो उसने अपने पुराने वर्ल्ड में इस्तेमाल किया था, मिरोलेइस, लेकिन इस दुनिया में वो जाना जाता है कैंग शाओल्हो के नाम से। अब तक तो ये ड्रैगन बंदा पूरी तरह यकीन कर चुका है कि कैंग वही इंसान है जिसने उसके बाप की वॉट लगाई थी। कैंग की सख्त निगरानी में वो बेचारा ड्रैगन बच्चा आखिरकार पूरे रेस्टोरेंट को ऐसे चमका देता है जैसे अभी नया खोला हो। जब सफाई का काम पूरा हो जाता है तब हमारा बंदा उसे उसकी ड्रैगन एग के साथ जाने की इजाजत दे देता है। जाते जाते उस ड्रैगन लड़के के मन में एक सवाल रह जाता है जो वो पूछ ही लेता है, जब आपने डेमन किंग को हरा दिया था तो मेरे पापा का आर्टिफैक्ट वापस क्यों नहीं किया? कैंग भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है, तेरे पापा का नाम क्या है? और जवाब में सामने आता है एक्मान रेक्स। अब समझ आया कैंग को कि इस लड़के की आभा इतनी जानी पहचानी क्यों लगी। हाँ, उसे वो रेक्स ड्रैगन अब भी याद है। तब ये बंदा बस एक बच्चा था, उसी शक्तिशाली ड्रैगन का बेटा। कैंग उसे पास बुलाता है तो डर के मारे उस लड़के के हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन कैंग उसे दिलासा देता है, डोंट वरी, अब मैं ड्रैगन की पिटाई नहीं करता। वो दौर तो 30 साल पहले खत्म हो चुका। लेकिन ड्रैगन उस पर भरोसा नहीं करता। आखिर कैंग तो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि उसने 30 साल की उम्र बढ़ोतरी झेली हो। कैंग फिर उससे पूछता है, तू खुद कितने साल का है? और ड्रैगन तुरंत जवाब देता है, 50 के आसपास। इस पर हमारा बंदा बड़े आराम से बताता है कि वो करीब 60 का है, यानी उस ड्रैगन लड़के से भी बड़ा। अब ड्रैगन तो मानने को तैयार ही नहीं है। उसके हिसाब से अगर कैंग 60 का है तो या तो वो किसी एल्फ की औलाद है या फिर कुछ बहुत बड़ा राज्य है, क्योंकि इंसान 60 की उम्र में ऐसे नहीं दिखते। उसे तो अच्छी तरह पता है कि 60 साल का इंसान कैसा दिखता है और कैंग वैसा बिल्कुल नहीं है। तभी कैंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है और वो उसे याद दिलाता है कि ड्रैगन जाति की ये घमंडी फितरत सिर्फ एक चीज से सुधरती है, सही सजा से। अब बेचारे ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, ड्रैगन को धमकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो साफ साफ कह देता है कि हाँ, ड्रैगन भी अपनी जान की फिक्र करते हैं और उसे मरना बिल्कुल नहीं है। तभी कैंग कुछ गलत फहमियां दूर करता है।
जो स्केल वाला चाकू और ड्रैगन बोन से बना कटिंग बोर्ड उसके पास है, वो किसी ड्रैगन को मारकर नहीं लिए गए। असल में वो तो गिफ्ट थे। हाँ, उसने कुछ ड्रैगन की धुनाई जरूर की थी, लेकिन किसी को मारा नहीं। और जहां तक उस आर्टिफैक्ट को वापस न करने की बात है, वो तो डेमन किंग से टक्कर के दौरान टूट गया था। तो अगर वो भी चाहे तो अब लौटाने का कोई तरीका ही नहीं है। उसे इस नुकसान का अफसोस है, लेकिन अब बस माफी ही दी जा सकती है। इसके बाद कैंग उस लड़के को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ड्रैगन लड़के को यह दावत किसी बेइज्जती से कम नहीं लगती। आखिर एक इंसान के साथ बैठकर पीना, ये उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन आखिरकार सारा अल्कोहल पीने के बाद वो बंदा पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है, जबकि हमारा बंदा एकदम साधु जैसा शांत और होश में बैठा रहता है। ड्रैगन बड़े घमंड से कहता है कि कांग पहला इंसान है जिसे ड्रैगन के साथ बैठकर शराब पीने का मौका मिला है, लेकिन हमारे भाई को कोई इंप्रेशन नहीं होता। ये पहली बार नहीं है जब उसे पहला इंसान कहकर कोई टाइटल मिला हो। खैर, वो पूछता है कि ये अंडा आखिर दिया किसने, क्योंकि ड्रैगन किड तो अभी बच्चा है, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जाहिर है लाल बालों वाला ड्रैगन थोड़ा चौंक जाता है हमारे बंदे की ऐसी बात सुनकर, खासकर इसलिए क्योंकि मेल ड्रैगन अंडे दे ही नहीं सकते। असल में वो अंडा इस लाल ड्रैगन का छोटा भाई बहन है। कुछ समय पहले उनके ड्रैगन लेयर में एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल गई थी और उस दिन उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, तो वो और अंडा इस दुनिया में भटक कर आ गए। तकरीबन आधा साल हो गया है उन्हें यहां फंसे हुए। फिर वो कांग से उसके सफर के बारे में पूछता है। एस्पान में अफवाहें थीं कि डेमन किंग को हराने के बाद वो गायब हो गया था। उसे हैरानी होती है कि कांग सीधा धरती पर क्यों नहीं आया, और उस बीच के गायब वक्त में वो आखिर गया कहां था। कांग बताता है कि उसे एक जरूरी काम निपटाना था, और जब वो हो गया तब वो वापस धरती पर आया। ड्रैगन का करीबी फिर एक और सवाल पूछता है, अगर कांग के पास इतनी ताकत है तो वो एक बेकार से रेस्टोरेंट में क्यों पड़ा है? एक इंसान होते हुए भी वो आराम से दुनिया पर राज कर सकता है। ये तो पागलपन है कि कांग ने अभी तक इन पागल हो चुके मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ नहीं किया। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि उसने कभी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार इंसान तो पावर हंग्री, लड़ाकू, खुदगर्ज और सेल्फिश होते हैं। उसे अभी तक याद है कि जब डेमन किंग मरा था तो इंसानों ने शांति मनाने के बजाय एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया था। कांग मानता है कि इंसानी नेचर पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा वो कह रहा है, लेकिन उसे अब इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। अब उसे ये सब बकवास लगती है। 30 साल तक मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद अब न तो उसे ताकत की भूख है और न ही किसी सत्ता की चाहत। ड्रैगन किड को एक इंसान की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। फिर भी कांग उसे कहता है कि अपने इकलौते भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, ये साफ दिखता है कि रेडहेड को अपनी बहन से कितना प्यार है। जिस तरह से वो उस अंडे को पकड़े हुए बैठा है, जैसे ही हैचिंग होती है और वो नन्ही सी जान अपने पंख फैलाती है और उड़ने की कोशिश करती है। कांग उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी बहन का कोई नाम रखा है। लगता है रेडहेड ने अभी तक इतना आगे सोचा ही नहीं, तो फिलहाल वो उसे बस हैचलिंग कहकर बुला रहा है। कांग फिर एक और सवाल करता है, ये छोटी सी जान आखिर है क्या? रेडहेड थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि वो फीमेल है। लगता है कांग को वो छोटी सी बहन पहले से ही पसंद आने लगी है। ध्यान से देखने पर वो थोड़ी बहुत बाजरे, मिलेट जैसी लगती है, लेकिन उसके छोटे छोटे दांत भी हैं, जिससे लगता है कि शायद ड्रैगन जन्म से ही ओमनिवोर होते हैं। रेडहेड काफी खुश नजर आता है कि इस अनजान ठंडी दुनिया में अब उसके पास एक प्यारी सी बहन है साथ देने के लिए। बात जब दुनिया की हो ही रही है तो कांग उससे कैजुअली पूछता है कि क्या इस प्लैनेट पर उसका कोई घर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो जाए। रेडहेड तुरंत जवाब नहीं देता, जिसका मतलब शायद यही है कि ये दोनों फिलहाल कहीं के नहीं हैं। सीधे शब्दों में कहें तो होमलेस हैं। खैर, जैसा कि मैं सोच सकता हूं, अपना बंदा शायद इन्हें अपने रेस्टोरेंट में रहने का ऑफर देने वाला है। अगर इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है तो उस दूसरी दुनिया में, यानी एस्पान महाद्वीप में, एक बार एक भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से डेमन्स भी उसके साथ साथ पलायन कर गए थे। हर हवा के झोंके में जंग की बदबू महसूस होती थी, जो एक चमकते बालों वाले व्यक्ति को
पुरानी यादों में डुबो देती है। वो खुशी से मेरोलियूस का नाम फुसफुसाता है, उस आखिरी शराब की याद में जो उन्होंने साथ पी थी। वापस चलते हैं हमारे प्यारे छोटे से डाइनर में, जहां हमारा बंदा एक शानदार हैमबर्गर स्टेक बना चुका है। उसने वो स्टेक ड्रैगन और उसकी नई नई जन्मी बहन को खिलाया और फिर पूछता है कि क्या अब ये लोग निकलने वाले हैं। रेस्टोरेंट की परंपरा के मुताबिक कांग इनसे खाने का बिल तक नहीं लेता, जबकि नॉर्मली ये खाना $10 का आता। ये सुनकर रेडहेड ड्रैगन तुरंत पूछ बैठता है कि क्या वो स्टे करने की सुविधा भी देता है। मतलब सीधा है, बंदा सच में बेघर है। चाहे वो जितना भी ताकतवर ड्रैगन क्यों ना हो, इस महंगाई के जमाने में तलवार से पहले इन्फ्लेशन ही मार डालेगी। खैर, कांग को भी इनकी हालत से पूरी हमदर्दी होती है। ड्रैगन की हालत देखकर कांग को समझ आ जाता है कि वो कितना अकेलापन महसूस कर रहा होगा, एक ऐसी दुनिया में गिरकर जो उसके लिए पूरी तरह अनजान है। ड्रैगन तो वैसे भी घमंडी और खुद की महानता में डूबे रहने वाले जीव होते हैं, लेकिन एक ऐसा पल देखना जहां एक ड्रैगन खुद को कमजोर और तन्हा महसूस कर रहा हो, ये तो कांग की नजरों में एकदम अनोखा है। उसे लगता है कि अगर दूसरी दुनिया के विद्वान इस सीन को देख लेते तो पागल हो जाते। खैर, ईमंड रेक्स का बेटा एक ग्रेड 4 का मैजिक स्टोन ऑफर करता है, जो इंसानी दुनिया के स्टैंडर्ड से भी बहुत कीमती माना जाता है। लेकिन जब उसने उस स्टोन को ऐसे कैजुअली ऑफर किया तो कांग खुद को रोक नहीं पाया और अपनी हंसी को छुपा ही नहीं सका। जहां तक बात है उस नन्ही नवजात ड्रैगन की, उसकी भूख तो जैसे ब्लैक होल हो, वो अब भी खाना मांग रही है। कांग उसे फिर से खिलाता है और सोचता है कि इस दुनिया में रहना और ऊपर से एक बेबी ड्रैगन को पालना, ये तो बस सर्वाइवल से भी बड़ी टेंशन है। एक तरीके से उसे अपनी पुरानी दुनिया की भी याद आने लगती है, खासकर उस शख्स की आवाज की जिसके साथ उसने एक बार जाम टकराए थे। एक हल्की सी पछतावे की टीस उसके दिल में उठती है, ये सोचकर कि शायद अब वो लड़की कभी उससे मिल नहीं पाएगी। हालांकि उसने पहले कहा था कि वो लॉजिंग सर्विस नहीं देता, लेकिन दिल से वो 2 ड्रैगन को कुछ दिन अपने यहां रुकने देता है, बिना कोई चार्ज लिए। असल में ये एक बहाना है जिससे कांग अपने अंदर के अकेलेपन को थोड़ी राहत दे सके। वहीं दूसरी तरफ रेडहेड अब थोड़े प्रेशर में आ गया है, क्योंकि कांग उस पर बहुत ज्यादा एहसान कर चुका है जो बाद में चुकाना मुश्किल होगा। तभी कांग एक पल को सोचता है और फिर अपनी उंगली जमीन की ओर इशारा करता है। एक डायमेंशनल पोर्टल खुलता है, वो पोर्टल जो असल में उसका पर्सनल सब स्पेस है। कासुम द इमॉर्टल एक गॉब्लिन है जो काफी टाइम बाद अपने राजा से मिल रहा है। और भाई, ये गॉब्लिन तो बड़ा ही तगड़ा स्वैग लेके घूम रहा है, खासकर एक लो रैंक मॉन्स्टर होते हुए। खैर, इसकी खास बात यह है कि ये सब स्पेस में मर नहीं सकता और यही कांग की डायमेंशन का मैनेजर भी है। कासुम कांग को राजा बोलकर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन हमारा बंदा कोई रॉयल टाइटल पसंद नहीं करता तो सब कुछ सिंपल ही रखता है। कासुम पूछता है कि वो क्या ढूंढ रहा है और साथ ही रिक्वेस्ट करता है कि उसे मैजिक स्टोन्स की गिनती बता दी जाए जो सब स्पेस में जमा है। मैनेजर बताता है कि वहां तो लगभग इन्फिनिट मैजिक स्टोन्स हैं, लेकिन अगर हाईएस्ट क्वालिटी की बात करें तो उनके पास सिर्फ 5 हैं और बाकी 120 नॉर्मल हाई रैंकिंग वाले हैं। कांग बड़े ही कैजुअली ग्रेड 4 स्टोन कासुम को दे देता है, जो उसे बिना कोई सवाल किए सब स्पेस में डाल देता है। बस बात खत्म ही करने वाला होता है कि उसे कुछ याद आ जाता है। वहीं दूसरी ओर रेडहेड ड्रैगन बिल्कुल स्पीचलेस है, क्योंकि उसके लिए ये यकीन करना भी मुश्किल है कि इस बंदे के लिए हाई रैंकिंग मैजिक स्टोन्स भी कुछ नहीं है। कासुम फिर राजा को फेयरवेल बोलता है और आखिर में उसे इंसानी दुनिया का कांग चीहो कहकर याद करता है। जैसे ही कासुम चला जाता है, सब कुछ सेटल होते ही हमारा बंदा रेडहेड ड्रैगन को कुछ कामों की लिस्ट पकड़ा देता है जो अब उससे निपटने हैं। सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है अगले दिन पर, जहां हम अपनी फेवरेट बेबी ड्रैगन को बड़े ही आराम से सोते हुए देखते हैं, जबकि बाहर लिटरल तबाही मची हुई है। वो तो अभी कोमा मोड में है। खैर, कांग अब उस बेवकूफ बड़े भाई से तंग आ चुका है जिसकी हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, सीधा फायरबॉल दाग दो। लेकिन हमारा बंदा अब उसे ट्रेन करवा रहा है ताकि वो अपनी फायर ब्रेथ को एक फिक्स टारगेट पर फोकस कर पाए, बिना सब कुछ फूंक दिए। चारों ओर हलचल मची हुई है, लेकिन हमारे बंदे के हाथ में एक स्क्यूर है जिस पर मीट का स्लैब लगा हुआ है। ड्रैगन अपनी फायर ब्रेथ से मीट को परफेक्टली रोस्ट करता है, एकदम वैसा जैसा कांग चाहता था। लेकिन असली शौक तो तब लगता है जब वो देखता है कि कांग जिस तलवार से मीट सेक रहा है
वो एकदम फायर प्रूफ है। इवन ड्रैगन की आग से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। इस वेपन का नाम है रीकपेल शाफ्ट, और ये नाम लिया गया है उस स्किल्ड ड्वार्फ रीकपेल के नाम पर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस डिवाइन वेपन को बनाने में झोंक दी। इसे दुनिया के सबसे महान हथियारों में से एक माना जाता है। लेकिन हंसी की बात यह है कि कांग उस लेजेंडरी इन्वेंट्री को सीधा किचन में यूज कर रहा है, वो भी ऐसी इन्वेंट्री जो पाने के लिए लोग जान दे दें। ड्रैगन थोड़ा अनॉयड होता है क्योंकि कांग वेपन्स को गलत तरीके से यूज कर रहा है, लेकिन हमारा बंदा सीधा ताना मार देता है कि कम से कम वो अपनी इन्वेंट्री यूज तो कर रहा है, अनलाइक ड्रैगन जो बस चीजें इकट्ठा करते हैं और कभी यूज नहीं करते। कांग के इस बिहेवियर से रेडहेड ये सोच लेता है कि इसकी पर्सनैलिटी तो ड्रैगन से एकदम ऑपोजिट है, दिन रात जैसा फर्क। अब बात करते हैं उस पब्लिक सर्वेंट एजेंट चॉय की जो पहले भी दिखा था। वो वापस इस डिनर में आकर बड़ा खुश है क्योंकि उसे फिर से सबसे लजीज खाना परोसा जा रहा है, वो भी लिटरली सबसे बेस्ट कुक के हाथों से। उसे देखकर यह भी पता चलता है कि कांग के अंडर में अब एक नया एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो कि हमारे ड्रैगन भाई को थोड़ा हिला देता है। एक अलग नोट पर चोई एक नई जानकारी देता है। एक अननोन डंगन अचानक से अंडरग्राउंड पैसेजवे में प्रकट हुआ है, और इसी वजह से स्योडमुन अब कुछ जागे हुए हंटरों को रिक्रूट कर रहा है ताकि उस खतरे से निपटा जा सके। अब आइए समझते हैं कि इस वर्ल्ड में एक डंगन का मतलब क्या है या वो बनता कैसे है। कांग अंदर ही अंदर सोचता है कि डंगन असल में एक स्टोरेज ग्राउंड की तरह होते हैं जहां मॉन्स्टर्स इकट्ठा होते हैं, और ये जगह एक पोर्टल का काम करती है या गेटवे होता है जो डिफरेंट डायमेंशंस के बीच कनेक्ट करता है, डायमेंशनल रिफ्ट्स के थ्रू। और यही तो तरीका था जिससे कांग इस वर्ल्ड में आया था, ठीक वैसे ही जैसे खान जो एकमन रेक्स का बेटा है। हमारा बंदा पूछता है कि डंगन की डिफिकल्टी रेटिंग क्या है, और उसे पता चलता है कि यह कम से कम ग्रेड 5 लेवल का है। इसका मतलब है कि किम सांग हू और उसकी टीम जेनाकू को भेजा जाएगा इस थ्रेट को हैंडल करने के लिए एसईओ डेमन की तरफ से। हाँ, वही किम संग जो स्टोरी की शुरुआत में दिखा था। शिनचान की साइड से चयोन अपनी खुद की टीम के साथ फॉरवर्ड होगी। ये एक ऐसा नाम है जो खुद कांग ने भी पहले नहीं सुना। टर्न्स आउट सियोदमून को प्रोटेक्ट करता है एक स्पीयर मैज, जबकि सी कॉन रीजन है आइस विच के अंडर। अगर कोई रेफरेंस चाहिए तो ये लड़की ESD जैसी है अकामे गा किल सीरीज से। वैसे जो ये भी बताता है कि एक बैकअप टीम भी तैयार की जा रही है जस्ट इन केस कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए तो नए एप्लीकेंट्स ढूंढे जा रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट एजेंट अपना दुख भी शेयर करता है। उसका दिल टूट जाता है हर बार जब कोई डंगन की जॉब पोस्टिंग देखता है, पर क्या करें, हर कोई तो अवेकनिंग से लैस नहीं होता। सिर्फ बेस्ट लोग ही चुने जाते हैं, और बुरा लगता है ये सोचकर कि कई लोगों को अपने घर का पेट भरना होता है, फिर भी वो इस फील्ड में नहीं आ सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी रैंक कम है। एक तरह से वो मानता है कि अनअवेकेंड लोग ज्यादा लकी हैं, सेफ और स्टेबल जॉब्स, बिना किसी मौत के डर के। उसे याद आता है कि अब वो लेट हो रहा है, तो वो कांग का थैंक्स करता है इस एक्सेप्शनल मील के लिए, जैसा हमेशा। और खान को तो और भी खुशी होती है ये देखकर कि उसका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी किसी की तारीफ पा रहा है। वहीं कांग सोचता है कि उसे लगता है कि अब बाहर जाकर और आउटडोर मीट खरीद लेना चाहिए ताकि बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट किया जा सके। तो वही करता है, मार्केट प्लेस जाता है कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ। जब वो बुचर से बात कर रहा होता है तभी कांग को एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है रेड पार्टी ज्वाइन करने का। दूर से दिख रहा बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है। दरअसल वो स्पीयर मैज संगहू ही है जो ग्रेड 2 का अवेकंड वॉरियर माना जाता है। लगता है कि चोई की बात सही थी क्योंकि सच में अब रेड पार्टी के लिए लोग ढूंढे जा रहे हैं। अब जब बात पार्टीज की चल ही पड़ी है तो बता दें कि इस वर्ल्ड में इन्हें रेड पार्टीज कहा जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई RPG गेम होता है, एक ऐसा फॉर्मेट जिसे कांग खुद भी अपने पुराने दिनों में खूब एंजॉय करता था। आज की दुनिया भी अब एक फैंटेसी गेम जैसी ही हो गई है और इसलिए इसके रूल्स समझना आसान है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आपने अभी का पॉपुलर गेम मार्वल राइवल्स खेला हो तो आपने देखा होगा कि DPS प्लेयर्स की भीड़ होती है और टैंक और हीलर कम होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही इस दुनिया में भी है। डैमेज डील करने वाले रोल्स की भरमार है, लेकिन टैंक्स और हीलर्स बहुत रेयर हैं और इसलिए ज्यादा वैल्यूड भी। बदकिस्मती से DPS रोल्स बहुत कॉमन हो चुके हैं और इसलिए हर किसी को पार्टी में जगह नहीं मिलती।
ये सीन कांग को याद दिला देता है उस पब्लिक सर्वेंट की बातों की, जिसने बताया था कि कैसे कुछ लोग जो एक्सेप्शनल नहीं होते उन्हें जॉब्स मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन इस पॉइंट पर हमारा बंदा सोचता है कि उस आदमी को दूसरों की फिक्र छोड़कर पहले खुद की लाइफ की चिंता करनी चाहिए। इसी बात पर एक रैंडम बंदा अपनी वॉलेट चेक करता है और उसमें कुछ भी नहीं पाता। वो मायूसी और हार के साथ बैठ जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। घर लौटते हुए कांग रेड हेड ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। किचन एकदम चमचमा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तभी वही आदमी जो पहले मिला था परेशान सा चेहरा लेकर उसके डाइनर में एंटर करता है। वो इतना शर्मिंदा है कि रेमन मांगने में भी हिचकिचा रहा है, लेकिन कांग एक अच्छा इंसान है और कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन ही मन वो सोचता है कि रेमन को सस्ते खाने की तरह इस्तेमाल करने की परंपरा पिछले 30 सालों में भी नहीं बदली। हालांकि अब तो इन्फ्लेशन ने सिंपल खाने को भी महंगा बना दिया है। जैसे ही वो रेमन बनाना शुरू करने वाला होता है, आदमी पूछता है कि रेमन की कीमत क्या है, जिस पर कांग बताता है कि सिर्फ $2 लगते हैं। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा खिल उठता है और वो तुरंत 5 बाउल का ऑर्डर दे देता है। कांग खुद भी काफी इंप्रेस हो जाता है कि बंदे में इतना खाना एक साथ खाने की भूख है। कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपनी डिटेक्ट आई स्किल एक्टिव करता है, जिससे वो उस आदमी के इरादों को पढ़ पाता है। उसे पता चलता है कि उस आदमी की क्लास असल में गॉड ऑफ फूड है। पहली नजर में ये स्किल अजीब और यूनिक लगती है, लेकिन हमारे बंदे के लिए ये नई नहीं है। उसकी एक टीममेट के पास भी यही स्किल थी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जितना ज्यादा खाना खाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। इंग्रेडिएंट की क्वालिटी भी रिजल्ट को इफेक्ट करती है, लेकिन अगर कोई लगातार हाई लेवल मॉन्स्टर्स को खाता रहे तो वो मिस्टर ओलंपिया जैसी बॉडी पा सकता है। साथ ही इस स्किल के शुरुआती स्टेज में प्रोग्रेस करना मुश्किल होता है, और ये स्किल पूरी तरह से तब खिलती है जब कोई हाई ग्रेड मॉन्स्टर्स को खाना शुरू करता है। इसके साथ एक साइड इफेक्ट भी होता है, लगातार भूख लगती रहती है। हाँ, जैसे जैसे स्किल का लेवल बढ़ता है ये इफेक्ट कम होने लगते हैं। हालांकि इस बंदे के केस में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपनी क्लास के लिए अभी काफी अनस्किल्ड है। कांग का मूड बिगड़ जाता है और वो एक एक्स्ट्रा लार्ज प्लेटर रेमन का बना देता है, जिसमें ग्रिल्ड अटाहो मीट टॉपिंग के तौर पर डाली जाती है। ये वही तरह का रेमन है जिसे कॉलेज के स्टूडेंट्स रोज खाना चाहें। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसने अटाहो मीट फ्री में दे दी, जो दिखाता है कि उसके अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है। उसे पता है कि कुछ लोगों की जिंदगी सच में बहुत टफ होती है, और शायद इसलिए वो जंग में जल्दी मर भी जाते हैं। अगर उस आदमी का नेचर कुछ और होता तो कांग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता, लेकिन अब वो सोचता है कि अटाहो मीट का असर उसकी पावर को किसी हद तक बूस्ट जरूर करेगा। कांग बताता है कि उसके डाइनर की एक कस्टम है, दिन का पहला खाना फ्री होता है। वैसे वो यहां अटाहो मीट की बात कर रहा है, रामेन की नहीं। वो आदमी एक बाइट लेता है उस स्वादिष्ट मीट की, और उसकी नजाकत से भरा स्वाद छक्कर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मीट को इतना टेंडर और सॉफ्ट भी बनाया जा सकता है। फिर वो एक मोटी सी रामेन की स्ट्रिंग उठाता है और पूरा खाना अकेले खत्म कर देता है। उसका मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो इस शानदार शेफ को दिल से थैंक यू बोलता है। वो वॉलेट से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसके वॉलेट से कई चीजें गिर जाती हैं। कांग की नजर अजीब तरह से एक नेकटाई पर जाती है, लेकिन वो पैसे उठा लेता है। वो आदमी जल्दी से निकल जाता है, लेकिन वादा करता है कि फिर आएगा। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल देखकर कांग सोच में पड़ जाता है कि शायद ये बंदा किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो वो टाई साथ में लेकर घूम रहा था। ये छोटी सी बात भी कांग को इस दौर की लाइफ की मुश्किलों का एहसास दिला देती है। कुछ समय गुजरता है और वही गरीब सा बंदा सड़क पर चलते चलते एक गेट से टकरा जाता है। डायमेंशनल गेट आसमान में झूल रहा होता है, जिससे शहर में तुरंत इवैक्यूएशन का सीन बन जाता है। चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और सड़कों को खाली करवाया जाता है। वही आदमी जो पहले कांग के डाइनर में आया था, अब जिद करता है कि वो एक अवेकनर की तरह इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है। लेकिन जब उससे उसकी रैंक और एबिलिटी पूछी जाती है तो बेचारा ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। उसकी फूड से जुड़ी स्किल सुनकर अधिकारी उसे मना कर देते हैं। उसे सीधा कह दिया जाता है कि इतनी खतरनाक डंगियन के खिलाफ किसी भी आम अवेकन को नहीं भेजा जा सकता। यहां तक कि प्रोफेशनल्स भी जख्मी होकर लौट रहे हैं तो किसी अनाधी को मौका देना नामुमकिन है।
उसे तुरंत सेफ जोन में जाने को कहा जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक हीलर लड़की पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी होती है। वो फौरन उसकी तरफ दौड़ता है और उसे डांट लगाता है कि ऐसे खतरनाक जगह पर आकर क्या कर रही है, जब उसे इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। लेकिन लड़की कहती है कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकती थी जब इतने सारे लोग घायल हो रहे हैं, इसीलिए स्कूल ने भी कुछ छात्रों को मदद के लिए भेजा था। पर जब वो अपने पापा को वहां देखती है तो और भी गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पापा को कोई हक नहीं कि वो उसके बारे में फिक्र जताएं जब वो खुद घर तक नहीं लौटते। वो अपने पापा को उल्टा सुनाती है कि सिर्फ खाने वाली घटिया सी स्किल लेकर वो उसका कुछ नहीं कर सकते। उसे ये भी बुरा लगता है कि वो खुद ही काम करके स्कॉलरशिप के पॉइंट्स कमाती है और अब पापा उसे सबके सामने लाचार भी दिखा रहे हैं। वो उन्हें धक्का देती है जिससे उनके हाथ से चलता हुआ बॉक्स नीचे गिर जाता है। वो ठंडे अंदाज में याद दिलाती है कि उनके पास कोई हथियार भी नहीं है जिससे वो खुद की जान तक बचा सकें। इसी बीच स्पीयर मेज सैंग हू डंगियन रेड के खत्म होने की घोषणा करता है। जंग के बाद घायल योद्धाओं को तुरंत मदद चाहिए, इसलिए मीजन को भी दौड़कर हीलिंग टास्क्स में लग जाना पड़ता है और वो वहां से चली जाती है। आखिरकार उस बाप के चेहरे पर बेबसी और शर्म की परछाई रह जाती है। सीन कट होता है और अब हम वापस आते हैं अपने हीरो कांग की तरफ, जो अपने ब्लेड को साफ करते हुए क्लास की कॉन्सेप्ट पर बात करता है। वो कहता है कि इस दुनिया में हर किसी की क्लास उसकी खास एबिलिटी को दर्शाती है। टोटल मिलाकर 5 ग्रेड या स्टेज होती हैं जिन्हें पार करके कोई भी टॉप प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंच सकता है। अब इस देश में अवेकनर्स के लिए साइफर स्कूल सिस्टम होता है, बिल्कुल स्कूल की तरह, लेकिन यहां बच्चों को पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी शक्ति को निखारना सिखाया जाता है। जब कोई अवेकनर पहली स्टेज मास्टर कर लेता है तो उसे मौका मिलता है अपनी दूसरी क्लास चुनने का। ये चुनाव उसकी पर्सनैलिटी, माहौल और अनुभव पर आधारित होता है। कुछ लोग 2 क्लास भी मास्टर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि उसमें बहुत ही मेहनत और तपस्या लगती है। इसलिए ऐसे लोग आमतौर पर हायर रैंक में गिने जाते हैं। पर हकीकत यह है कि अगर किसी को घटिया सी एबिलिटी मिल गई तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। उसे वही रास्ता अपनाना पड़ता है जो उसके टैलेंट से मैच खाता हो। लेकिन कांग एक और बात बताता है। एक छठी क्लास भी होती है जो उसने खुद अपने आखिरी युद्ध में हासिल की थी। उसके बाद से वो आगे नहीं बढ़ सका और उसे अब लगने लगा है कि शायद वही उसकी लिमिट है। तभी लाल बालों वाला ड्रैगन भागता हुआ आता है और बताता है कि कुछ जरूरी हुआ है। उसकी छोटी बहन यानी बेबी ड्रैगन ने पहली बार कुछ बोला है। कांग को पहली बार पता चलता है कि बच्ची का नाम क्यूल है और लगता है खान ने आखिरकार अपनी बहन का नाम रख ही दिया। सबसे प्यारी बात यह है कि उस छोटी सी मार्शमैलो जैसी बच्ची ने अपने पहले शब्दों में कांग को पापा कहकर बुलाया। ये सुनकर कांग का दिल पिघल जाता है। सच में ये पल बहुत ही क्यूट और दिल छू लेने वाला होता है। और पता चलता है कि ये बेबी ड्रैगन असल में बेबी ड्रैगन ने खुद अपना नाम क्यूल रखा है ताकि वो बता सके कि अब वो इस दुनिया की निवासी है। खैर, वो छोटी सी मार्शमैलो जैसी प्यारी बच्ची बार बार पापा कहती जा रही है, जिससे कांग का दिल खुश हो जाता है। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। कांग बताता है कि ड्रैगन कितने खास होते हैं क्योंकि उन्हें तो पैदा होते ही एक क्लास की मास्टरी मिल जाती है। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस छोटी सी क्यूल ने कौन सी क्लास मास्टर की होगी, और ये जानने के लिए वो भी बेताब हैं। तभी अचानक से एक अनजाना मेहमान आता है, वो ही उदास इंसान जो पहले भी आया था, और इस बार भी उसने वही ऑर्डर दिया। कांग उसके सामने बैठता है और खान चुपचाप किचन में खाना तैयार करता है। फिर वो आदमी अपना दर्द बांटता है, कैसे उसने रेड पार्टी में शामिल होने की कोशिश की ताकि अपनी बेटी की मदद कर सके, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसकी बेटी, जो इतनी छोटी उम्र में भी एक जबरदस्त हीलिंग पावर रखती है, रेड में घायल लोगों की मदद कर रही थी। उसने बताया कि वो लड़की 3rd क्लास अवेकनर है और पढ़ाई में भी टॉप पर है। बस अब थोड़ा वक्त बाकी है जब एसोसिएशन भी उसकी काबिलियत को पहचान लेगा। आदमी बताता है कि जब वो पहली बार इस रेस्टोरेंट आया था तब वो असल में अपनी बेटी के स्कूल के ऑब्जर्वेशन डे में जाना चाहता था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि एक ढंग का कपड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सका, तो उसने बस एक टाई खरीदी ताकि कम से कम थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। अब उसे लगने लगा है कि शायद उसे वो ऑब्जर्वेशन भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक बाप जो अपनी बेटी का साथ भी ना दे सके
उसका वहां जाना बेकार है। इतना कहकर वो इंसान टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उस बाप की हालत सुनकर कांग चुपचाप उसकी हर बात ध्यान से सुनता है। वो बताता है कि वो बस एक सिंपल सा फूड क्लास वाला अवेकनर है जिसकी ताकत खाने से बढ़ती है। उसे उम्मीद है कि अगर वो लगातार खाता रहा तो शायद एक दिन किसी काम का बन सके। तभी कांग अचानक उठता है और अपने स्टाफ से मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या मैं इसे मोटा कर सकता हूं? खान तो सुनकर ही डर जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं कांग उसे भी पका कर ना खा जाए जैसे बाकी मॉन्स्टर्स को। लेकिन कांग मुस्कुराता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। फिर उसकी नजर क्यूल के गिराए हुए शेडिंग त्वचा पर पड़ती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि इस शेडिंग को खाना बनाने में इस्तेमाल करेगा, इवन अगर खान इसके खिलाफ हो, जो इस स्किन को एक यादगार के रूप में रखना चाहता है। थोड़ी देर में किचन से निकलता है एक शानदार, लजीज और एक्स्ट्रा लार्ज आता हो रेमन बाउल। वो आदमी देखता है कि ये वही डिश है जो उसने पिछली बार खाई थी और इस बार भी वो दिल खोलकर खाता है। कांग चुपचाप बैठा हुआ उसे खाता देखता है और फिर जब आदमी खाना खत्म करके पैसे देता है तो जाते जाते कहता है, थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी। कांग उसकी बातों को दिल से लगाता है और जाते जाते उसे एक जबरदस्त सलाह देता है। एक ऐसी लाइन जो शायद हम सबको सुननी चाहिए। जिंदगी सबके लिए मुश्किल होती है, लेकिन जो लोग रोज मेहनत करते हैं एक दिन उनकी किस्मत जरूर चमकती है। वो कहता है, कल फिर कोशिश करना और याद रखना, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, एक कंधे की तरह जिस पर तुम भरोसा कर सको। कांग की ये बातें सुनकर आदमी मुस्कुराता है और चला जाता है। लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि कांग ने उस रेमन में क्यूल की शेडिंग भी मिला दी थी। एक ऐसी चीज जो धीरे धीरे उस आदमी के अंदर पावर डेवलप करेगी और शायद एक दिन वही आदमी बनेगा किसी बड़ी लड़ाई का असली हीरो। और दोस्तों, यहीं आता है ट्विस्ट, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो जाए। खान इस बात से बड़ा कंफ्यूज है कि आखिर कांग क्यों इतने अच्छे से उस अजनबी आदमी की मदद कर रहा है। तभी कांग क्यूल के छोटे से मासूम से चेहरे को सहलाते हुए जवाब देता है, क्योंकि मेरे अपने पिता की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, शायद इसलिए। ये एक इमोशनल मोमेंट है जहां कांग का दिल दिखता है। अब सीन कट होता है उस आदमी पर जो थका हारा घर लौटता है। वो देखता है कि उसकी बेटी मिजिन सो रही है और हैरानी की बात यह है कि मिजिन ने उस टाई को घर ले आई है जो उसके पापा ने बड़ी उम्मीदों से खरीदी थी। और फिर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने पापा से माफी मांगती है कि उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। पिता भी उसे प्यार से देखता है, उसके माथे को सहलाता है और सोचता है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल रही हो, मैंने उसे बहुत कुछ झेलवाया, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता हूं। अगली सुबह वो आदमी भागते हुए एक जॉब लोकेशन पहुंचता है। वहां उसका सामना होता है भर्ती करने वाले अफसर से, जो पहचान लेता है कि ये वही किम मनहो है। हाँ, वही जो योंग डोंगपो डंगन वाले हादसे में बुरी तरह फेल हो गया था। रिक्रूटर कहता है, अगर तू फिर से वही हरकत करेगा तो दिक्कत होगी, लेकिन लास्ट टाइम जनकाकू टीम ने बचा लिया था सबको। इस बार मनहो से बस इतना कहा जाता है, इस बार अपना बेस्ट देना। वहीं दूसरी ओर गेट ऊपर से अजीब सी काली ऊर्जा छोड़ रहा है और जैसे ही टीम रवाना होती है, दृश्य कट होता है हमारे हीरो कांग पर, जो शांत सुबह में वॉक कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है चारों ओर फैले हंगामे पर। यहां तक कि संग हू भी हैरान रह जाता है, यह सिचुएशन इतनी टेंस कैसे हो गई। अब जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक डंगन में क्लास 5 से 7 के अवेकनर्स की एक टीम गई है। लेकिन दोस्तों, अब जो होने वाला है वो उनकी सबसे बड़ी डरावनी हकीकत बनने जा रहा है। डंगन में एक छुपा हुआ बॉस प्रकट हो चुका है, और वो भी उसी डंगन में जहां मिजिन के पिता किम मनहो अभी अभी दाखिल हुए हैं। चलिए अब अंदर की कहानी पर नजर डालते हैं। डंगन इस बार एक जंगल जैसी लोकेशन में है, बिल्कुल जुरासिक पार्क जैसा। जैसे ही मनहो अंदर पहुंचता है, एक खूंखार डायनासोर उस पर सीधा अटैक कर देता है। लेकिन भाई ने बिना सोचे रैप्टर को ऊपर से एक जोरदार मुक्का मारा और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया।
वो खुद भी हैरान है। उसे खुद में एक अजीब सी एनर्जी और मोटिवेशन महसूस हो रही है। अब तक तो उसे बहुत तेज भूख लगनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसी बीच एक पार्टी मेंबर एक खतरनाक दरार की तरफ इशारा करता है। जमीन कांपने लगती है और तभी एक भयानक गूंज के साथ प्रकट होता है टिरैनोसॉरस रेक्स जैसा एक राक्षसी जानवर। भाई साहब, यही है डंगन का हिडन बॉस। और हिडन बॉस यूं ही नहीं आता, ये तभी आता है जब डायमेंशनल रिफ्ट अंदर से फटती है। अब शुरू होता है तबाही का मंजर। ये टिगुरेक्स मॉन्स्टर सबको एक एक कर तहस नहस कर देता है। टीम के बाकी लोग इधर उधर भाग रहे हैं और तभी मनहो को दिखते हैं कुछ माना क्रिस्टल्स। अब यहां मनहो की गरीबी और मजबूरी दिखती है। उसे लगता है अगर वो ये क्रिस्टल ले गया तो कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। बस इसी लालच में वो राक्षसी जानवर के सामने भागता है, जान जोखिम में डालकर। और यहीं आता है सबसे फनी लेकिन दर्दनाक सीन। टिगुरेक्स डायनासोर उसे खाने की जगह सीधा उसके पिछवाड़े पर हेडबट मारता है और मनहो हवा में उड़ जाता है। एक ही वार में मनहो समझ जाता है कि वो अभी भी कितना निकम्मा है। उसने ये डंगन में छलांग सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि वो अपनी बेटी को खुश देख सके। अब उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी मिजिन की सारी मीठी यादें तैरने लगती हैं। वो हंसी, वो झुंझलाहट और वो मासूम सा प्यार। जैसे ही मनहो की आंखों के सामने अपनी बेटी मिजिन की मीठी यादें दौड़ती हैं, वो पल भी याद आता है जब उसने उसे पहली बार गले लगाया था। उसी प्यार और बेटी की आवाज में उसे फिर से जीने की वजह मिलती है। अगर मैं यहीं मर गया तो मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। यही सोचकर मनहो खुद को संभालता है। डर और कमजोरी को पीछे छोड़ वो दोबारा उठता है। अब उसका सामना है उस भयानक टिगुरेक्स मॉन्स्टर से। और फिर होता है चमत्कार। उसका मानव जज्बा जागता है। वो अपनी सारी ताकत एक जबरदस्त पंच में डालकर डायनासोर के मुंह पर मारता है और वहीं पर होता है उसका रैंकअप। वो अब न तो भूख महसूस कर रहा है न दर्द। वो जैसे एक नई शक्ति में इवॉल्व हो चुका है। टिगुरेक्स भी हैरान है और दोबारा अटैक करता है। लेकिन भाई, मनहो तो अब ऑरा फार्मिंग मोड में आ चुका है। वो लिटरली अपने दोनों हाथों से उस विशालकाय राक्षस को रोक देता है। अब वो पीछे जरूर धकेला जा रहा है मगर हार नहीं मान रहा। और तभी पहुंचता है सैंगहू। वो भी अलर्ट मिलते ही अपनी पार्टी के साथ। वो देखता है कि एक आम इंसान बिना किसी हाई रैंक के ग्रेड 2 टिगुरेक्स को अकेले रोक रहा है, और वो भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से। सैंगहू को यकीन नहीं होता और वो तुरंत कहता है, इस बंदे का विजिटिंग कार्ड चाहिए मुझे। जब उसके स्किल्स चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि मनहो अब शिक्षिन क्लास में इवॉल्व हो चुका है, जो कि असल में एक टैंक टाइप अवेकेनर होता है जिसकी शक्ति हर खाए गए मॉन्स्टर पर निर्भर करती है। मिस्टर फैंटास्टिक और वुल्वरीन जैसी तुलना मिलने के बाद मनहो को मिलती है ग्रेड 3 की इवोल्यूशन, जो उसे बनाती है इस पूरे रेड का MVP हीरो। हमारा हीरो कैंग साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा है और दिल से खुश है कि मैनहो अब एक पहचान बन चुका है। स्पीयरमेज ने खुद उसकी इवैक्यूएशन करवाई थी और अब लड़ाई खत्म, तो चलो वापस डिनर पर चलते हैं। हमारी मार्शमैलो प्रिंसेस यानी क्यूले इतनी नींद में है कि लगातार उबासी ले रही है। सच में इतनी क्यूटनेस इंसान के दिल को पिघला दे। ब्रेकिंग न्यूज में अब हर चैनल पर है किम मानहो का नाम, जिसने हिडन बॉस की स्पेशल स्किल को रोका और अपनी टीम को बचाकर हीरो बन गया। अब वो अखबारों में छा चुका है। अवेकनर एसोसिएशन ने भी उसे सही रेटिंग और ढेर सारा इनाम दिया है। और बेटी मिजिन की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर कैंग अपनी नन्ही ड्रैगन को गोद में लिए सोच रहा है। क्या ये अखबार पढ़ रही थी? उसका वजन भी अब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पर वो अब भी प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे पापा बुलाती है। कैंग भले ही इनकार करे, मगर उस मासूम चेहरे को देखकर भाई हार मान लेता है। इसी बीच न्यूज ट्रांसमिशन में आता है नया मुद्दा। स्कॉट मून रीजन में एक चोर का आतंक। ये कमीना शाइनी चीजों का दीवाना है और लगातार लो ग्रेड माना क्रिस्टल्स चुराकर मर्चेंट्स को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये हालत इतनी खराब है कि एसोसिएशन को खुद एक्शन लेना पड़ रहा है। कैंग को यह सब सुनकर हंसी आती है, मगर अगले ही पल वो हैरान हो जाता है जब क्यूले एक चमकदार क्रिस्टल को चुपचाप चूसती हुई मिलती है। क्या
क्या हमारी मार्शमैलो बेबी ही वो लेजेंडरी चोर है? अब कहानी में आने वाला है एक और नया धमाका। कैंग को अब समझना होगा कि ये क्यूटी सी ड्रैगन सिर्फ क्यूट नहीं, शायद थीफ क्वीन भी हो सकती है। चूले, हमारी नन्ही मार्शमैलो ड्रैगन अपने प्यारे पापा कैंग को एक गिलास पानी लाकर देती है। और भाई जैसे ही वो पानी पीने वाला होता है, खान चीख पड़ता है, रुको, मत पीना। अब सीन पूरी तरह बदल जाता है। कैंग की आंखों में वायलेंट ऑनरा, चेहरे पर तूने क्या कह दिया अभी टाइप एक्सप्रेशन। और जब खान सच्चाई बताता है तो बवाल हो जाता है। प्लॉट ट्विस्ट, कूले ने इलस्ट्रेशन बुक में वाटर वेल के बारे में पढ़ा था, मगर उस मासूम को नहीं पता कि टॉयलेट का पानी और वाटर वेल अलग चीजें होती हैं। भाई कैंग तो बस 1 सेकंड दूर था टॉयलेट वाटर पीने से। ओएमजी, ऐसी क्यूट ड्रैगन और इतनी खतरनाक भी। सीन बदलता है। अब डिनर पर आता है चॉय, तीसरी बार। इस बार वो हैरान रह जाता है कैंग के बनाए ककुई डिश को देखकर। और तभी इस बार रेस्टोरेंट में फिर से हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि अंदर आते हैं स्पीयर मेज कैप्टन, जिन्होंने कांग के इस छोटे से डाइनर के बारे में बहुत कहानियां सुन रखी हैं। चोई उन्हें देखकर दंग रह जाता है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और पूरे सम्मान के साथ उन्हें सलाम करता है। कैप्टन थोड़े हैरान होते हैं कि यहां एसोसिएशन का एजेंट क्या कर रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मानहो इस जगह से जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी थोड़ा यकीन होने लगता है। अब हमें एक और बड़ा खुलासा होता है कि मानहो को अब एक नया नाम मिला है, शिक्षण योद्धा, जो उन्होंने हाल ही की एक रेटेड रेड में शानदार परफॉर्मेंस देकर कमाया। इस दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम करता है तो उसके नाम के साथ एक नई पहचान जुड़ जाती है। मानहो, जो कभी खुद को बेकार समझते थे, अब उसी डाइनर के मालिक कांग का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उन्हें उस वक्त सहारा दिया जब उनके पास कुछ नहीं था। कांग भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारे आने की उम्मीद कर रहा था भाई। जैसे हमेशा रेमन उनका फेवरेट ऑर्डर होता है। कैप्टन भी वही ऑर्डर करता है। खाना आता है और भाई मानहो तो वैसे ही रेमन को चट कर जाते हैं, जैसे किसी मिशन को पूरा कर रहे हों। कैप्टन उनके खाने की स्पीड देखकर दंग रह जाता है। वो मानहो से कहता है, तुम अब फ्री हो, क्यों ना अपनी बेटी के स्कूल जाओ, मैं यहां सब संभाल लूंगा। मानहो मुस्कुराते हुए चला जाता है और कांग अंदर ही अंदर सोचता है, क्या जबरदस्त वर्क रिलेशन है इनका। लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, कांग देखता है कि कैप्टन वहीं कुर्सी पर झपकी ले रहे हैं। अब सीन बदलता है और हमें देखने को मिलती है एक जबरदस्त बहस कांग और स्पीयर मेज कैप्टन के बीच। कैप्टन पूरी तरह गुस्से में है, क्योंकि कांग ने एक दिव्य जीव को छेड़ दिया था, जिससे वो बुरी तरह भड़क गया। वो दैवी प्राणी अब एक शैतानी मुस्कान के साथ आग उगलने को तैयार खड़ा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने इस मैनहवा के अब तक के सभी लेटेस्ट चैप्टर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे ही इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे, मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप लोग ऑटो हंटिंग बाय क्लोन्स वाला मैनहवा जरूर देखें। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं उसे भी कंटिन्यू करूंगा। और यकीन मानो दोस्तों, ऑटो हंटिंग बाय क्लोन्स एक दमदार और जबरदस्त मनहवा है। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो और चिल मारो।